दिस इज देव और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के जो है दूरी विस्थापन चाल एवं वेग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। यहाँ हम लोग बात करेंगे दूरी विस्थापन चाल वेग एवं त्वरण। नेक्स्ट टॉपिक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं एक्चुअल में दूरी और विस्थापन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है 12th स्टैंडर्ड से या फिर उससे पहले भी हम लोग ये जानते थे कि दूरी क्या होती है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी का मतलब होता है यहाँ से लेके मान लो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई है ना इसको हम दूरी कहते हैं। ठीक विस्थापन भी यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इनके बीच पे फिर से जो लंबाई है उसको विस्थापन कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो वैसे तो हम कहते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर आपने सदिश और अदिश में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो जाके पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। फिलहाल दूरी की जब हम बात करते हैं तो अदिश राशि है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मान लो कोई भी इंसान चलना शुरू करता है, इधर से घूमते हुए वो यहाँ से होते हुए पूरे में, और उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाता है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का चला गया पथ है उसके द्वारा इस पर जो लंबाई हम नापेंगे उसको कहेंगे दूरी। लेकिन यहाँ से शुरू किया था और वो यहाँ पर पहुंच गया, तो इनके बीच की जो अब इस अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की लंबाई है उसको कहते हैं हम विस्थापन। मतलब कि दूरी पथ पर निर्भर करती है और विस्थापन केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ये दोनों के बीच में छोटा सा अंतर था। आगे हम बात करें चाल एवं वेग। तो जो अंतर दूरी और विस्थापन में था ठीक वही अंतर चाल एवं वेग में है। मतलब चाल, वैसे तो हम कहते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। मतलब कि चाल को कहते हैं दूरी परिवर्तन की दर और वेग को कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर। दोनों को ही v से प्रकट करते हैं और दोनों का ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने पद्धति वाला वीडियो फिर से नहीं देखा है तो एक बार जाके पीछे का देख लें ताकि आपको पूरा एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो दोनों में अंतर क्या होता है, फिर से वही बात है कि ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, एक्चुअली इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि जब हम इन दो चालों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम इनको जोड़ सकते हैं सीधी अदिश विधियों से, मतलब सीधे गणितीय विधियों से, जैसे a प्लस बी करके जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम वेग को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहां पर हमको जो रूल यूज करने होंगे वो होंगे सदिश वाले। मतलब कि आपको याद होगा रिजल्टेंट दो सदिशों का परिणामी क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ पर cos थीटा क्या होता था, दोनों के बीच में कोण। a मतलब पहले राशि का परिमाण, b दूसरी राशि का परिमाण, और r क्या होता था, उन दोनों का परिणामी। तो ये होती है सदिश विधि और ये होती है अदिश विधि। नॉर्मली हम सीधा सा जोड़ रहे हैं। आगे जब हम इनके सवाल करेंगे तो हम डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। और जब मतलब सदिश राशियों को हम जोड़ते हैं तो उसके लिए सदिश नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब अदिश राशियों को जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं तो सीधा मैथमेटिक्स जैसा हम गणित में जोड़ते हैं वैसे ही हम उनको जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अब बात करते हैं त्वरण की कि एक्चुअल में त्वरण क्या होता है। तो वैसे डेफिनेशन से हमको पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मान लो हम एक बाइक चला रहे हैं, एक बाइक चला रहे हैं और उसमें अभी वो बाइक रुकी हुई है, शुरू में रुकी हुई है, तो उसका जब रुकी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। और उसके बाद क्या होता है, हम एक्सीलरेटर को खींचते हैं और वो 60 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है मान लो 50 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका त्वरण क्या होगा, हम कहते हैं अंतिम वेग कितना था, 50 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक कितना था, 0। इनको टाइम कितना लगा, 60, 1 मिनट में। तो उसका जो त्वरण आया वो क्या आया, 50/60, मतलब कि 5/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही कहते हैं हम त्वरण, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। दूसरे परिभाषा, दूसरे शब्दों में देखें तो ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इतना सीधा सा फंडा। इसको त्वरण का मात्रक मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो एल टी की पावर -2। बहुत जरूरी है विमा एवं मात्रक। ठीक है, तो ये था त्वरण के बारे में। आगे अगर हम बात करें न्यूटन के गति संबंधी नियम, बहुत जरूरी है, बहुत एकदम से छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम बस इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो न्यूटन के गति संबंधी नियम, हम लोग जब छोटे थे तब भी हम ये खेल खेलते थे, और बड़े हैं तो भी शायद हमको अब पढ़ना पड़ रहा है। खेल तो नहीं रहे लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं कि अगर एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स पर हम धक्का मार रहे हैं, इस बॉक्स में हम धक्का मार रहे हैं, तो अगर ये भारी बॉक्स है तो ये क्या करेगा, हमारे पास ताकत कम है थोड़ी सी, तो ये नहीं हिलेगा। फिर हम थोड़ी और ताकत लगाएंगे, फिर और लगाएंगे, और एक कंडीशन में जाकर ये चलने लगेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब इस पर ताकत लगाई तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है हम नहीं हिलेंगे, हम इसको हिला रहे हैं, और ये अगर हम नहीं हिलेंगे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध कर रहा है, अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन मान ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये बॉक्स था ना, मान लो किसी ने इसको धक्का मार के छोड़ दिया, अब ये क्या कर रहा है, जा रहा है इस तरफ, भी वेग से जा रहा है, किसी भी वेग से जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, तो हम इसको फिर से ताकत लगा रहे हैं कि ये रुक जा, और ये स्पीड में चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। क्या होगा, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा है, मतलब फिर भी अभी ये चलने से मना कर रहा था, अब ये रुकने से मना कर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में ये क्या कर रहा है, अपनी गति, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रहा है। मतलब कि जब हम इसको धक्का मार रहे हैं तो कह रहे थे हम नहीं चलेंगे, और जब ये चल रहा है हम इसको रोक रहे हैं तब ये कह रहा है हम नहीं रुकेंगे। तो एक्चुअल में न्यूटन का पहला नियम यही है, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये कहता है कि हर एक चीज जिसमें द्रव्यमान है, हर एक चीज जिसमें द्रव्यमान है, वो अपनी गति परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु चलती रहेगी या फिर रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब कि अगर ये बक्सा रुका है तो हमेशा रुका ही रहेगा, इसको कोई ताकतवर इंसान, मतलब हम लोग के पास कम ताकत है, कोई ज्यादा ताकतवर इंसान आया, इसने इसको धक्का मार दिया तो ये चलने लगेगा। लेकिन अगर धक्का नहीं मारेगा, कोई बल नहीं लगाएगा, तो ये हमेशा के लिए रुका रहेगा। ठीक कंडीशन यही है कि ये चल रहा है तो लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। आप कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो हम तो धक्का मारते हैं छोटे से गुटके में तो वो रुक जाता है। वो एक्चुअली वहां पर बल लगता है, घर्षण बल। अगर वो घर्षण बल ना लगे तो ये हमेशा चलता रहेगा, और यही जड़त्व का नियम है। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, दूसरा नियम एक्चुअल में हमसे कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है। हम कहते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा एम एम इंटू डेल्टा बी अपॉन टी। यही है दूसरा नियम। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, वो v वेग से चल रहा है v1, और उसके बाद क्या हुआ, हमने इस पर ताकत लगाई, इस पर हमने F फोर्स लगाया, हमें पता है इधर ही चल रहा है और इधर ही हम ताकत लगा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़कर होगी v2। इस कंडीशन में वेग परिवर्तन कितना हुआ, वो हम कहेंगे डेल्टा v बराबर कितना हुआ, v2 माइनस v1। ठीक है, और यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पर भी m है तो द्रव्यमान यहाँ पर भी m रहने वाला है। अब इस स्थिति में संवेग कितना हो जाएगा, तो संवेग को कहते हैं हम p इज इक्वल टू एम इंटू वी। p क्या है, संवेग, m द्रव्यमान, v वेग। तो इस स्थिति में जो संवेग होने वाला है वो होगा m v1, और यहाँ जो संवेग होने वाला है m v2। अच्छा, इनमें परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन के लिए हम कहते हैं कि बाद में संवेग माइनस पहले संवेग। ठीक, अब हमने यहाँ से m को कॉमन ले लिया तो एम वी टू माइनस वी वन, मतलब कि, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी। तो m इंटू डेल्टा बी, ये हो गई हमारी संवेग परिवर्तन। और इसकी दर का मतलब क्या है, कितने समय में वहां तक पहुंचा, तो बटे टी कर दिया, तो ये दर। अब यही दर है ना इस पर लगने वाले बल की, हमने जितना बल लगाया था ये उसके बराबर होती है। इस समीकरण को कई बार हम इस तरह से भी लिखते हैं F इजिकल टू एम, और ये एक्चुअल में क्या है, इसको अलग कर लें कि डेल्टा बी अपॉन टी, तो ये वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। तो हम यहीं से निकल के आता है F इज इक्वल टू एम ए।
कंफ्यूज नहीं होना कि F इजिकल टू एम ही न्यूटन का दूसरा नियम होता है, नहीं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम यही है कि किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लग रहा है तो वो उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगी। ये था दूसरा नियम। अच्छा, तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक दीवार है। इस दीवार में क्या हुआ, मन किया आज थोड़ी सी ताकत आजमाई जाए, तो हमने क्या किया, उसको इस तरफ पुश करना शुरू किया, धक्का मारना शुरू किया। अब दीवार तो दीवार है, क्या करेगी? ये दीवार ऐसा तो है नहीं हम इसमें धक्का मारो तो हमारे हाथ इसके अंदर घुस गए या फिर दीवार गिर गई। हाँ, कमजोर होगी तो गिर जाएगी, लेकिन मजबूत दीवार है तो वो नहीं गिरने वाली। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हम इसको इस तरफ पुश करेंगे तो ये वापस हमको इस तरफ पुश करती है। दीवार ही नहीं, कोई भी चीज अगर हम उस पर बल लगाएं और उसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, दबती नहीं है, तो वो क्या करेगी, उतना ही बल वापस लगा देती है दूसरी तरफ। मतलब हमने एक तरफ बल लगाया और वापस उसने दूसरी तरफ उतना ही बल हमारे पास लगा दिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि गति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये रही दीवार, हमने यहाँ से इसमें धक्का लगाया। अगर दीवार बराबर का धक्का हमको नहीं लगाती है तो हमको दीवार के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उतनी ही ताकत दीवार हमारे ऊपर लगा देती है जितनी हम उस पर लगाते हैं, इसीलिए बैलेंस रहती है, कोई भी गति नहीं होती है। तो तीसरा नियम भी यही कहता है, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये थे न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम। आगे हम लोग बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में। तो हमको पता है गति के समीकरण भी 3 हैं, और जो हमें संबंध बताते हैं किसमें, v मतलब कि अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके समीकरण हैं गति के। मतलब पूरी फिजिक्स की शुरुआत जो मैकेनिक्स है ना, वहाँ ये 3 समीकरण बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इनमें समीकरण क्या है, पहला समीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु का अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय का गुणनफल होगा। मतलब कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इनको डिटेल में समझते हैं, तब तक देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमसे कहता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हमसे कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये गति के 3 समीकरण हैं। इनको कई बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे कि अगर ये तो किसके लिए है कि ये रही एक रोड और इस रोड पर कोई भी गति हो रही है तो उसके लिए ये समीकरण है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये रही एक छत और इस छत पे से कोई पिंड को ऊपर फेंका या फिर नीचे फेंका, तो उसके अकॉर्डिंग ये समीकरण बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, मान लो अगर हम गति ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, कोई पिंड पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बल लग रहा होगा नीचे, बल नीचे की तरफ लग रहा होगा। और बल एक्चुअल में होता क्या है, F इजिकल टू एम इंटू जी। मतलब कि जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जब बल नीचे की तरफ लग रहा है तो हम त्वरण को लेते हैं पॉजिटिव। जस्ट अपोजिट, अगर गति ऊपर की तरफ हो रही है, मान लो हमने कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, तो उस कंडीशन में क्योंकि बल लग रहा है नीचे और गुरुत्वीय त्वरण कहाँ है, बल लग रहा है ऊपर की तरफ, हमने बल ऊपर लगाकर फेंका है और गुरुत्वीय त्वरण है नीचे, तो इस कंडीशन में हम गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी को लेते हैं नेगेटिव। दोनों स्थितियों को देख लेते हैं क्या क्या समीकरण बनते हैं। जब गति ऊपर की तरफ हो रही है तो समीकरण क्या बनता है, v इज इक्वल टू यू माइनस ए की जगह जी, क्योंकि ए क्या है, त्वरण, और यहाँ पर हम लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। यहाँ h दूरी ले रहे थे और यहाँ पर h का मतलब है ऊंचाई, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में h ही होगा, है ना। अगला, जब गति नीचे की तरफ होगी तो जस्ट सिंपल हमको क्या लेना है, s की जो g का मान था वो धनात्मक लेना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये थे गति के समीकरण।
जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब हम इनको न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो फिर से डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए इतने से ही काम चलाइए। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, जाते जाते एक बात और कहूँगा कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर सकते हैं, ताकि सारे वीडियोस आपके मिलते रहें। धन्यवाद।